रेस्पिरेटरी सिस्टम, असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल्स टू डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री दैट शो बी elected during assessment of respiratory system, describe the following: chest contours, enzymetry, respiratory rate and patterns, tactile fremitus and chest expansions। ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको हम पढ़ लेंगे और हम प्रैक्टिकली भी कोशिश करेंगे उसको हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर ले। अब इसमें हमारे पास टेक्टाइल फ्रेमाइटस या चेस्ट एक्सपेंशन, हमारे पास ये चीज़ें किस तरह होती है। तो उसमें हमारे पास हम देखते हैं आगे, डेंसिटी ऑफ लंग्स फील्ड भी हम पढ़ेंगे, डायफ्रामेटिकल एक्सक्रूशन भी हम पढ़ेंगे, अस्कल्टेटेड लंग साउंड भी हम पढ़ेंगे, असेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। डॉक्यूमेंट फाइंड्स लिस्ट ऑफ चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग प्रोसेस। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे अब कि मीन्स इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं और ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, द एयरवे, लंग्स, बोनी थोरैक्स, रेस्पिरेटरी मसल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स वर्क टुगेदर to deliver oxygen to the blood streams and remove excess of carbon dioxide from the bodies. Pulmonology is the specialty that deals with anatomy, physiology and pathophysiology of respiratory tract। इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि कभी भी एक सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल सिस्टम हमारे पास मिलकर वो एक साथ हो के वो काम करते हैं। जिस तरह इसमें हमारे पास मसल है, हमारे पास इसी सीरी मसल है हमारे पास डिफरेंट, वो मसल नहीं होते उसके बगैर हमारे पास वो नहीं होते। अगर आपके पास इंटरकास्टल मसल नहीं है, डायफ्राम नहीं है, तो हम ब्रीथ वगैरह हम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास मसल इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दूसरा, आपके पास पल्मोनोलॉजी का क्या मतलब है कि जो लोग जिसकी स्पेशलिटी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जितनी भी इन्फेक्शन है उसको डील करते, उसको हम क्या है, पल्मोनोलॉजिस्ट हम कहते हैं। तो इसलिए अगर किसी बंदे को रेस्पिरेटरी का मसला हो तो उसको हम पल्मोनोलॉजी वार्ड में हम भेजते हैं, पल्मोनोलॉजी वाले उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट एंड फिगर। फैक्ट एंड फिगर आपके पास क्या है, अस्थमा अफेक्टिंग मोर देन 300 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड। अस्थमा ने क्या किया है, इफेक्ट किया है मोर देन 300 पीपल को, पूरे दुनिया में उन्होंने ज़्यादा इफेक्ट किया है। अकाउंट फॉर एटलीस्ट 1 in every 20 to 250 बेड्स। उसने जो आपके पास 250 डेथ है आपके पास, उसने क्या किया, उसको अकाउंट किया है कि मीन्स 250 डेथ तक उसने किए हैं। अबाउट 12% ऑफ पाकिस्तान एडल्ट पॉपुलेशन हैव अस्थमा। अब 12% उसमें आपके पास क्या है, अस्थमा है। पूरे पाकिस्तान में आपके पास 12% क्या है, अस्थमा है लोगों में। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अगर हम देख ले, प्रेवलेंस इज़ इंक्रीजिंग बाय 5% एनुअली। अब जो आपके पास प्रेवलेंस है वो आपके पास इंक्रीज़ होता है कि 5% एनुअली वो आपके पास इंक्रीज़ होता है। साथ में आपके पास 6.9 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ आपके पास है। तो ये आपके पास एक रिसर्च हुआ है 2019 में, तो उन्होंने कहा कि COPD में आपके पास 6.9 पीपल जो है वो सफ़र होते हैं। पाकिस्तान इज़ फेसिंग 5th हाईएस्ट ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड। 5th हाईएस्ट ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन वर्ल्ड का मतलब है कि दुनिया में जो ट्यूबरक्लोसिस है वो सबसे ज़्यादा है। किस चीज़ में ज़्यादा है, पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस की प्रिवेंशन का हमें नहीं पता, उसको डायग्नोज कब करते हैं उसका हमें नहीं पता, उसके साइंस सिम्टम क्या होते हैं इसलिए हमें नहीं पता। तो इसलिए ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, वो आसानी से एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल सकता है। तो इसलिए वो स्प्रेड का उसका बहुत ईजी है। इसलिए हमारे कंट्री में अब तक कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो ट्यूबरक्लोसिस को हम क्या कर लें, कम कर लें। एनाटॉमी ऑफ द लंग्स, कभी भी आप एक चीज़ को पढ़ते हो जब तक आपको उसकी एनाटॉमी का नहीं पता तो आप उस चीज़ को आगे तक नहीं ले जा सकते। इसलिए एनाटॉमी ऑफ लंग्स हम पढ़ेंगे। द लंग्स आर 2 in number सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटीज एंड सेपरेट बाय मिडिस्टेम। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मिडिस्टेम आपके पास बीच में होता है, उसके इर्द गिर्द आपके पास 2 लंग्स होते हैं, उसने क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। ईच लंग्स हैज़ अ बेस रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम एंड एपेक्स एक्सटेंडेड सुपीरियरली टू द क्लेविकल्स।
अब उसका जो बेस है वो आपके पास डायफ्राम पे लगा हुआ है, जो उसका एपेक्स है वो ऊपर आपके पास क्लेविकल, ये आपके पास क्लेविकल है, इस साइड पे आपके पास उसका वो क्या है, एपेक्स है, और बेस उसके पास ये डायफ्राम है, डायफ्राम की साइड पे उसका क्या है, बेस है। द राइट लंग्स इज लार्जर देन द लेफ्ट लंग्स, ये हमने पढ़ा था कि राइट लंग्स आपके पास क्या होता है, लार्जर होता है देन द लेफ्ट लंग्स आपके पास होता है। द राइट लंग्स हैव 3 लोब्स एंड द लेफ्ट लंग्स हैव 2 लोब्स, ये भी हमने पढ़ा था कि राइट साइड लंग्स को आपने किस तरह याद किया, राइट साइड में पावर ज़्यादा है इसलिए उस साइड पे 3 लोब्स हैं, लेफ्ट साइड में पावर कम है इसलिए उसके में 2 लोब्स। इस तरह आप लोग याद करोगे तो एग्जाम में कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। तो 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखना कि राइट लंग्स आपके पास बड़ा है, राइट लंग्स में आपके पास 3 लोब्स है, लेफ्ट लंग्स आपके पास छोटा है ड्यू टू हार्ट के नोज जो है उसकी वजह से आपके पास छोटा है और उसमें 2 लोब्स आपके पास हैं। द लेफ्ट लंग्स हैव्स 2 लोब्स एंड द अपर लोब्स एंड द लोअर लोब्स। चेस्ट वॉल इंक्लूड रेब्स, प्लूरा एंड मसल ऑफ द रेस्पायरेशन, उसमें आपके पास रेब्स है, प्लूरा है, प्लूरल कैविटी की बात हो रही है, साथ में आपके पास मसल ऑफ रेस्पायरेशन आपके पास है। ये आपके पास एनाटॉमी की व्यूज है, आपके पास इंटीरियर व्यू है, लेटरल है, एंड पोस्टीरियर, 3 व्यूज में उन्होंने आपको दिखाया है। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये कौन सा है, राइट इंटीरियर एक्सिलरी लाइन है आपके पास है, राइट मिड क्लेविकल लाइन आपके पास है, और ये आपके पास मेडिस्ट्रियम लाइन आपके पास है। 3 लाइन्स आपके पास है। तो इन 3 लाइन को आप लोग देख लें, उसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड किए। फिर पोस्टीरियर भी उन्होंने 3 लाइन को डिवाइड किया, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन है और मिड एक्सिलरी लाइन है, 3 लाइन पर उसने डिवाइड किए। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन है एंड मिड एक्सिलरी लाइन है। उस साइड पे आपके पास जो पोस्टीरियर व्यू है उसमें भी उन्होंने आपके पास डिवाइड किया है। वर्टेब्रल लाइन आपके पास है और राइट लेफ्ट लोअर, इसमें आप लोगों ने बॉर्डर आप लोगों को दिखाया है, सही है, ये बॉर्डर आप लोगों को दिखाए हैं कि ये आपके पास कौन सा है, स्पेशल स्पाइनल प्रोसेस है आपके पास, ये आपके पास स्पाइनल प्रोसेस है आपके पास, ये लंग्स के बॉर्डर्स है आपके पास, अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर्स है, यहाँ पे उनके पे 3 बॉर्डर्स हैं, सही है जी। रिवीजन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आपके पास क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें आपके नेजल कैविटी आपके पास है, नेजोफेरिंक्स आपके पास है, ओरोफेरिंक्स आपके पास है, ओरल कैविटी है, लेरिंजियोफेरिंजियल एंड रेनिक्स है। ये आपके पास क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट्स। इस पार्ट्स को आप लोगों ने याद रखना है और इस पार्ट्स को आप लोगों को एमसीक्यूज में सीक्वेंस में भी आ सकता है कि सीक्वेंस में आपको पार्ट्स देते कि कौन सा पार्ट इसमें मिस है, उसको आप लोगों ने मेंशन करना है। नेक्स्ट, ये हमारे पास देख लें, ये आपके पास पूरा इमेज है, उसमें आपके पास नेजल कैविटी के सामने आपके पास नेरेस्ट यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे हमारे पास एंट्री होती है आप ईयर की। फिर नेजोफेरिंक्स, इस ईयर को आपके पास नेजोफेरिंक्स कहते हैं आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास नीचे ओरोफेरिंक्स है, ये आपके पास ओरोफेरिंक्स है। उसके बाद ये आपके पास लेरिंजियोफेरिंक्स है, सही। तो फिर नीचे ये आपके पास एसोफेगस और ट्रेकिया वगैरह आपके पास है। नेक्स्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक आपके पास है, तो उसमें आप लोग देख लें, ट्रेकिया आपके पास है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, अल्वोलर डक्ट है, अल्वोलाई सेक है एंड अल्वोलाई है, ये आपके पास फिर लोअर है। इसमें सब चीज़ें आप लोगों के पास ये इमेज में आप लोगों को दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी आपके पास क्या है, अपर एयरवे की एंड लोअर एयरवे की। अपर एयरवे आपके पास क्या करता है, 2-3 काम करते हैं। एक आपके पास जो ईयर हम इनहेल करते हैं उसको वार्म करता है। दूसरा आपके पास वहाँ पे आपके पास हीयर या आपके पास सिलाई होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं ईयर को। कोई भी आपके पास डस्ट वगैरह हो तो उसको वो आपके पास ट्रैप करते थे। ह्यूमिडिफायर आपके पास है, इनहेल ईयर करता है। जो लोअर आपके पास है वो डायरेक्ट ईयर टुवर्ड द लंग्स होता है, गैसेज एक्सचेंज करता है। जो आपके पास बेसिक यूनिट आपके पास है, यहाँ पे आपके पास अल्वोलाई होते हैं, उसमें गैसेज एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आपके पास क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सही। जब आप इनहेल करते हो तो आपके पास चेस्ट एक्सपेंड होगा, क्या होगा, चेस्ट एक्सपेंड होगा। जब हम एक्सहेल करते हो तो चेस्ट आपके पास कंट्रैक्ट होगा। तो ये भी एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं कि इनहेलेशन कब होती है और एक्सहेलेशन में आपके पास चेस्ट का क्या मूवमेंट होता है और एक्सहेलेशन में। तो ये 2 मूवमेंट आप लोगों ने याद रखना है कि एक में आपके पास चेस्ट एक्सपेंड होता है, दूसरे में आपके पास चेस्ट कंट्रैक्ट होता है जी। नेक्स्ट, इक्विपमेंट आपके पास कौन कौन सी है। जब भी आप कोई भी प्रोसीजर करते हो, कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट की नीड्स होती है। इक्विपमेंट आपके पास ग्लव्स है, मास्क है, स्टेथोस्कोप है, पल्स ऑक्सीमीटर है, गाउन है, आपके पास रूलर है, मार्कर है एंड स्क्रीन है। स्क्रीन हम इसलिए रखते हैं कि जब भी आप मरीज़ को एक्सपोज करते हो तो उस टाइम आपके वो मरीज़ की प्राइवेसी को हम मेंटेन करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और मरीज़ को आप लोगों ने एग्जामिन करने के लिए। जनरल रूल्स फॉर असेसमेंट आपके पास क्या है। वाइपर्स आप लोग जानते हो जिससे हम मतलब साफ़ करते हैं, तो इट मीन्स वॉश योर हैंड
आपने पहले क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है। उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पेशेंट अटेंडेंट, खुद को और पेशेंट को अपने इंट्रोड्यूस करना है। कभी भी कोई भी प्रोसीजर करना है उससे पहले अपने मरीज़ के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करना है कि आप कौन हो। परमिशंस, प्राइवेसी एंड पोजीशन, 3 चीज़ें। परमिशन, मरीज़ अगर आपको परमिशन नहीं देते कि आप उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो तो आप नहीं कर सकते हो। पहले आप परमिशन लोगे, उसके बाद स्क्रीन के साथ आप उसकी प्राइवेसी मेंटेन करोगे, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फिर उसकी पोजीशन, मरीज़ को किस पोजीशन में हम सिटिंग पोजीशन पे हो सकते हैं तो बेटर है। आप मान लें कि सिटिंग पोजीशन पे हमारे पास इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों व्यू हम उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या, एक्सपोज द एरिया ऑफ एग्जामिनेशन, जिस एरिया की नीड हो तो उस एरिया को हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं एग्जामिनेशन के। लेकिन फीमेल में हमने ख्याल रखना है कि उसका चेस्ट हम कंप्लीटली ओपन नहीं करते हैं। मींस चेस्ट का ज़्यादातर अगर साउंड हम सुनते हो बैक साइड पे हम बेटर साउंड सुनते हैं एज कम्पेयर टू फ्रंट साइड पे, तो इसलिए बैक साइड पे भी आप सुन सकते हो। राइट साइड अप्रोच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल स्पीक के लिए। अगर आपको एक बंदा बैठा है और आप कहते हैं कि उसकी एग्जामिनेशन करो, आप उसके लेफ्ट साइड पे खड़े होते हो तो इट्स मीन्स आपसे 2 मार्क्स काटेंगे, तो इसलिए आपने हमेशा किस साइड पे खड़ा होना है, राइट साइड पे खड़ा होना है। उसके बाद आपके पास क्या, सिट अप, प्लेस, लाइट एंड टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप मरीज़ को एक्सपोज नहीं कर सकते हो। लाइट आपके पास ठीक नहीं है तो आप उसके कोई स्कार नहीं चेक कर सकते हो, कोई उसके एक्सपेंशन और जब ईयर इनहेल करता है एक्सहेल करता है उसका मूवमेंट, दोनों लंग्स का मूवमेंट हम सिमेट्रिकली हम नहीं देख सकते। तो ये लाइट में कौन सा लाइट आपके पास हो रही है, स्लो लाइट, डिम लाइट होनी चाहिए, उसमें हम उसको देख सकते हैं जी। नेक्स्ट, हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग सिंपल टेक्निक्स आपके पास है। पहले आप क्या कर लो, सिंपल मीन्स सिंपल आपके पास टेक्निक है। एस मीन्स साइंस सिम्टम आप पूछो, मरीज से कौन कौन से साइंस सिम्टम आप पूछते हैं, मरीज को कफ है कि कफ नहीं है, स्पूटम, उसके स्पूटम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर स्पूटम आ रहे तो उसके लिए हम को का यूज़ करते हैं। कलर है आपके पास, सही, ऑर्डर है आपके पास, कंसिस्टेंसी है आपके पास, एंड अमाउंट आपके पास है। तो ये 4 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद उस मरीज़ को पेन हो रही है कि पेन नहीं हो रही, टेम्परेचर उसको है या नहीं है, ब्रेथलेस, उसको ब्रीथिंग में कोई डिफिकल्टी है या नहीं है। साथ में आपके पास स्मोकिंग हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपके पास रिस्पायरेटरी पेशेंट आता है तो आपने स्मोकिंग हिस्ट्री आपने पूछना है। ये नहीं कि फीमेल से आप स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं पूछते हो, फीमेल से भी हम स्मोकिंग हिस्ट्री पूछेंगे क्योंकि आजकल मेजॉरिटी फीमेल जो है वो भी स्मोक करते हैं, तो दोनों से हम स्मोकिंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद एलर्जी आपके हुए, पेट्स है, ड्रग्स है, सीजनल है। कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उसको सीजनल एलर्जी होती है, जब भी सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो उसको स्नीजिंग, कफ, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, उसको हम सीजनल एलर्जी कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल एक वैक्सीन लगती है, उसके साथ वो कंट्रोल होता है। अदरवाइज उसके लिए हम जस्ट सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि सिम्टम्स को हम रिलीव करते हैं, मरीज़ का गुजारा हो जाता है। उसके बाद आपके पास मेडिकेशन हिस्ट्री है। मेडिकेशन हिस्ट्री भी कौन कौन से मेडिसिन वो यूज़ करते हैं। अगर अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसके इलाज में उनके पास कोई इन्हेलर होगा, जब भी उसका तबीयत ख़राब हो जाता है वो इन्हेलर लेते हैं तो उसका तबीयत ठीक हो जाता है। इस तरह पास मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, मरीज़ की पास मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री हम पूछते हैं कि पास वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पास कोई सर्जरी उसकी हो गई थी या नहीं हो गई थी, तो उसके हिसाब से हम मरीज़ से पूछते हैं। एल का मतलब है लास्ट इनटेक्स, व्हेन एंड व्हाट ही टेक। अच्छा, लास्ट उसने कुछ कौन सा चीज़ लेता है। कभी कभी इस तरह होता है कि हम कोई मील लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, उससे भी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम लास्ट पूछते हैं कि लास्ट उसने कब लिया था, क्या लिया था। तो इसमें उन चीज़ों को भी हम देखते हैं। साथ में आपके पास इवेंट एसोसिएटेड विद कंडीशन, अब उसके साथ जो इवेंट हुआ, जो वाक़या उनके साथ हुआ, उसके कंडीशन को साथ हम एसोसिएट करते हैं कि कब हुआ, किस तरह हुआ, किस जगह पर हुआ। नेक्स्ट, सिम्टम्स आपके पास है कफ, मैंने आप लोगों को बताया कि ड्राई भी हो सकता है, प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या है, कफ में ड्राई भी हो सकता है, प्रोडक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास हेडेक है। हेडेक का मतलब भी उसके सर पे कोई दर्द है या नहीं है। एपिस्टेक्सिस मीन्स उसके नोज से खून आने को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस हम कहते हैं। ये टर्म से आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकते हैं कि एपिस्टेक्सिस का क्या मतलब है। मीन्स आपके नोज से खून आने को कहते हैं। हॉर्सनेस, उसका आवाज़ जो है वो भारी हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉर्सनेस हम कह जाते हैं। साइनोसिस मीन्स सेंट्रल साइनोसिस आपके पास है, पेरिफेरल साइनोसिस आपके पास है, दोनों साइनोसिस को हम देखते हैं। क्लबिंग नेल्स, जो स्पून शेप आपके पास नेल्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लबिंग नेल्स कहते हैं। स्पून को उल्टा करो उस तरह के नेल्स हो तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लबिंग नेल्स हम कहते हैं। स्पूटम हम देखते हैं कि उसके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हेमेप्टाइसिस, ब्लड इन स्पूटम को हम हेमेप्टाइसिस कहते हैं। चेस्ट पेन, उसको चेस्ट पेन है कि नहीं है। डिस्पने, उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है कि नहीं है। वीज हमारे पास एक किस्म का साउंड है, क्रैकल साउंड है, वीज साउंड है, ये चेस्ट के एब्नॉर्मल साउंड है, तो वो साउंड हम देखते हैं कि वो साउंड उसको आ रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कफ, अगर उसको कफ है तो ड्राई कफ है, प्रोडक्टिव है, परसिस्टेंट कफ है एंड एपिसोडिक है। अब 4 किस्म के कफ उसने लिखे हैं। ड्राई कफ का मतलब ये है कि उसको कफ है लेकिन उससे कोई स्पूटम वगैरह नहीं निकल रहा है, जस्ट
उसके गले में किसी भी जगह पे इरिटेशन होती है, इरिटेशन की वजह से उसको कफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई कफ कहते हैं। प्रोडक्टिव कफ, वो जब भी कफ करते हैं तो उसे उसके स्पूटम आते हैं, तो इट मीन्स उसके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे स्पूटम बनते हैं, जब स्पूटम बनते हैं वही स्पूटम बाहर निकलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव कफ। उसके बाद परसिस्टेंस कंटिन्यूस कफ है। परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूस, बार बार वो कफ कर रहा है। कभी कभी इस तरह होता है कि एक कफ आपने किया फिर आप आराम से हो, लेकिन कभी कभी इससे हर 2 मिनट हर 3 मिनट बाद आप कुछ ना कुछ कफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट कफ कहते हैं। फिर एपिसोडिक कफ मीन्स 2 घंटे 3 घंटे बाद आपका कफ स्टार्ट हो जाता है, वो 1-2 मिनट के लिए वो कफ कंटिन्यूस होता है, फिर खामोश होता है, फिर 1-2 घंटे के बाद फिर कफ स्टार्ट होता है, फिर वो खामोश, उसको हम क्या कहते हैं, एपिसोडिक कफ कहते हैं। आप कफ के साथ आपने नोट करना है, अगर किसी मरीज को कफ है तो आपने उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा आपको कफ है, कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट होता है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है कम होता है, कितने मतलब कितने कफ आप एक साथ करते हो, 10 करते हो, 5 करते हो, 6 करते हो, कितने कफ आप एक साथ करते हो, सीवियरिटी कितनी सीवियर होता है, एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़, जब कफ हो जाते तो आप कौन सी एक्टिविटी है, लाजमी बात जब इंसान लेटा होता है वो कफ करते हो इंसान बैठ जाता है या खड़े हो जाता है, सही, या झुक जाता है, सही, तो ये आपके पास एक्टिविटी है। टाइम ऑफ द डे किस टाइम होती है, अक्सर ये होता है कि पूरा दिन आप ठीक हो, जब रात हो जाती है आपको कफ आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मीन्स टाइम ऑफ डे हम पूछते हैं, रात को कफ है, सुबह कफ है, किस टाइम उसको कफ है। वेदर्स, मौसम किस तरह है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन सा चीज़ एग्रीवेट करता है, हाँ जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ठंडी हवा में लेते तो मुझे कफ स्टार्ट हो जाता है, जब मैं कोई ऐसी चीज़ खाता हूँ जो ठंडा हो तो उससे मुझे कफ होना स्टार्ट हो जाए, मीन्स आप कोई भी ड्राई फ्रूट में कोई चीज़ खाते हैं तो उससे आपको कफ स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है, या खाने में कोई आप ऑयल ज़्यादा खा जाते हो, कोई भी चीज़ हो तो उससे एग्रीवेट होता है, मीन्स किस चीज़ से ये कफ ज़्यादा होता है। रिलीविंग फैक्टर क्या है, मीन्स कफ स्टार्ट हो गया, आप फिर क्या करते हो, जब आपका कफ क्या होता है, खत्म हो जाता है, मीन्स कफ कम हो जाता है, उसको हम रिलीविंग फैक्टर कहते हैं। आप बैठ जाते हो, पानी पीते हो, किस चीज़ से वो कम हो जाता है, तो हम देखते हैं चाय पीते हो, गर्म कोई भी सूप वगैरह कोई भी चीज़ लेते हो उससे आपको कफ कम हो जाता है। परसिस्टेंट कफ का मतलब ये है कि कंटिन्यूस कफ है, सही, हर 2 मिनट हर मिनट के बाद आपको कफ आते हैं, इसको हम कंटिन्यूस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं कि क्यों ये बार बार मुझे कफ है, इसको परसिस्टेंट कफ हम कहते हैं। हाँ बिल्कुल जी। आगे हमारे पास क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम 4 चीज़ें आप लोगों ने पढ़े हैं, इंस्पेक्शन है, पल्पेशन है, परकशन एंड अस्कल्टेशन है। नेक्स्ट आप इंस्पेक्शन को हम डिटेल से पढ़े। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि थ्रू आई हम देखते हैं, थ्रू आई हम इस चीज़ को देखते हैं। उसमें आपके पास साइनोसिस है, साइनोसिस आपके पास सेंट्रल एंड पेरिफेरल 2 किस्म के, सेंट्रल मीन्स आपके ओरल म्यूकोजा का या लिप्स का आप साइनोसिस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल साइनोसिस। पेरिफेरल के मीन्स आपके नेल्स के हो या पाँव के हो, उसको हम पेरिफेरल साइनोसिस कह सकते हैं। नोज स्टेल आपके पास के नेजल फ्लेयर, नेजल फ्लेयर मीन्स आपके जो ये नोज़ के ये चीज़ें हैं, सही, नोस्ट्रिल जो आपके पास है इसकी शेप को हम देखते हैं, सही, अगर ये इसका शेप बहुत ज़्यादा खुला होता है तो इसमें इस बंदे को हंगर होती है, किसी की ऑक्सीजन की हंगर होती है उस बंदे को, तो इसलिए उसके ये खुले जाते हैं थोड़ा सा, सही। इसके ये देखो आप इसको देखो, ये नॉर्मल नोज से इसी खुला हुआ है थोड़ा सा, इसलिए खुला हो जाता है ताकि ये बंदा हंगर है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। हंगर क्यों होता है, उसके शायद चेस्ट में उसके हार्ट में कोई मसला हो, सही, तो इस वजह से वो हो जाता है। और ये बचपन में जिसको हो जाता है हार्ट में कोई मसला हो तो उसमें ये ज़्यादा होता है, और क्लियरली आपके उसके नोज से पता चला कि इसको शायद ये डिजीज़ हो, तो हमें एक क्लू मिलता है इसकी वजह से। अच्छा, नेल्स की कलर एंड शेप को हम देखते हैं, कलर्स को हम देखते हैं, शेप की देखते हैं, उसकी क्वालिटी हम देखते हैं कि किस तरह क्वालिटी है, उसको कमज़ोर है कि नहीं है उसके नेल्स। चेस्ट वॉल एसाइमेट्रिकली, उसके चेस्ट वॉल जो है उसको हम एसाइमेट्रिकली मीन्स दोनों साइड को हम देखते हैं कि मीन्स दोनों साइड आपके पास सेम एक्सपेंड एंड एक्सपेल होते हैं कि नहीं होते, मीन्स वो सांस लेते हैं तो वो फूल जाते हैं, पेशाब निकलते तो वो नीचे आ जाते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं कि नहीं होते, उस दोनों को हम एक साथ देखते हैं। रिस्पायरेटरी रेट एंड पैटर्न हम देखते हैं, रिस्पायरेटरी की रेट क्या है, उसका पैटर्न क्या है। रेट आप लोगों को पता है कि 12 to 20 आपके पास नॉर्मल है। रिदम हम लोग पढ़ते हैं कि मीन्स सेम इंटरवल में वो सांस लेता है, उसको हम रिदम कहते हैं, कि मीन्स हर 3 सेकंड बाद एक सांस लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। एक बात याद रखना, जब भी मरीज़ की हम रिस्पायरेटरी रेट चेक करें तो मरीज़ को हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि मैं आपका रिस्पायरेटरी चेक करता हूं, क्योंकि मरीज़ को जब आप इन्फॉर्म करते हो ये कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में होता है, तो इसलिए फिर मरीज़ उसको चेंज कर सकता है। इसी से मसल वो यूज़ करता है कि नहीं आपके पास क्लेविडोमास्टाइड मसल आपके पास है, या इंटरकॉस्टल मसल है, या डायफ्राम है, वो यूज़ करते हैं कि नहीं। अब दूसरे MCQs में आप लोगों को आ सकता है कि बच्चों में डायफ्रामेटिकल सांस लेना जो है वो नॉर्मल होता है, बड़ों में ये एबनॉर्मल होता है, अपोजिट है। कोई मास कोई स्कार है कि नहीं, कोई मास या स्कार आपको नज़र आता है कि नहीं। कभी कभी होता है कि बड़ा मास हो आपको सामने नज़र आ जाता है, स्कार हो नज़र आ जाता है।
पैराडॉक्सिकल मोमेंट्स, कोई आपके पास मोमेंट वो करता है कि नहीं, हार्ट एबनॉर्मल मोमेंट आपके पास होता है कि नहीं होता है उसके बीच में। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये रिस्पायरेटरी रेट है पर मिनट आपके पास कितना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ने आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को रिवाइज करो। न्यू बॉर्न में आपके पास 30 to 60 आपके पास है, 1 ईयर तक आपके पास 18 to 30 है, 16 ईयर तक आपके पास 16 to 20 है, एडल्ट में 12 to 20 है। अब रिस्पायरेटरी रेट आपके पास जो है पर मिनट में हम लेते हैं, सही, BPM बीट पर मिनट हम रिस्पायरेट लेते हैं। अब आपके पास जब बच्चा पैदा हो जाते हैं उसको हम न्यू बॉर्न कहते हैं। जब बच्चा आपके पास 1 ईयर का होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, सही। फिर जब आपके पास 30 डेज़ का होता है या 29 डेज़ का तो उसको हम न्यूनेट कहते हैं। तो ये आप लोगों को MCQ में आ सकते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास रिस्पायरेटरी पैटर्न आपके पास क्या है, ये MCQ से आप लोगों को आ सकते हैं, सही है। कि रिस्पायरेटरी पैटर्न में आपके पास कौन कौन से MCQ आ सकते हैं। उसमें आपके पास टेकिपनिया है, ब्रेडिपनिया है। टेकिपनिया जब आपके पास नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है, ब्रेडिपनिया आपके पास जब नॉर्मल रेंज से कम ना होता है। इपनिया आपके पास क्या है कि मीन जब एब्सेंस होता है, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, अगर आपके पास सेसेशन मीन स्टॉप, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग आया तो उसको भी हम एपनिया कह सकते हैं। अगर ई के साथ आया, इपनिया आया तो इसमें नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट आपके पास है। उसके बाद हाइपर इपनिया, ज़्यादा वो सांस लेता है, उससे हाइपर वेंटिलेशन प्रकाश हो जाती है। कोसोमल रिस्पायरेशन आपके पास है, चाइन स्ट्रोक रिस्पायरेशन आपके पास है। इसका स्पेशल एक तरीके से वो लेते हैं। कोसोमल रिस्पायरेशन में जो लिप्स पे थ्रू वो लेते हैं, लिप्स को मूवमेंट ज़्यादा होता है इसमें, उसको हम कोसोमल कहते हैं। चाइन स्ट्रोक का भी है, वो आगे अपने स्लाइड में है, उसको आप है, आगे जाओ। अच्छा, अब उसने एक्सप्लेन किया है कि टेकिपनिया आपके पास क्या है, रैपिड शैलो ब्रीथिंग मोर देन 20 ब्रीथ, सही है, आप लोगों को पता है। ब्रीडिपनिया स्लोअर देन नॉर्मल रेट 10 ब्रीथ्स पर मिनट्स विथ नॉर्मल डिप एंड रेगुलर, उसको हम ब्रीडिपनिया कहते हैं। इपनिया मीन सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग आपके पास है, या पीरियड ऑफ सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग आपके पास है, मीन स्टॉप ऑफ ब्रीथिंग है। हाइपर इपनिया इंक्रीज द डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, डेप्थ उसमें ज़्यादा होता है। कोसोमल ब्रीथिंग में क्या होता है, रैपिड डीप ब्रीथिंग विदाउट प्यूज, an adult more than 20 minutes breathing, usually sound labor with breathe deeps and resemble signs। उसमें आपके पास स्पेशल एक साइन होता है, मैंने आप लोगों को कहा कि लिप्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम बंद करते हैं, उसके थ्रू हम सांस निकालते हैं या सांस लेते हैं, सही। तो इस वजह से उसमें हम कोसोमल ब्रीथिंग हम कह सकते हैं। और ये आपके पास विदाउट प्यूज होगा, मीन्स उसमें स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूस वो ब्रीथ लेगा, रेट उसका 20 से ज़्यादा हो लेकिन स्टॉप नहीं होगा। चाइन स्ट्रोक आपके पास है, फास्टर एंड डीपर देन नॉर्मल देन स्लोअर विद पीरियड ऑफ एपनिया। इसमें एपनिया होगा, दूसरे में एपनिया नहीं होगी। ये आप लोगों को MCQ में आ सकता है कि किस में आपके पास एपनिया हो सकता है। एपनिया मीन्स कुछ टाइम के लिए खामोश होने को हम एपनिया कहते हैं, और जो आपके पास कोसोमल है उसमें एपनिया आपके पास नहीं होगा, लेकिन चाइन स्ट्रोक में आपके पास क्या होगा, एपनिया होगा। नेक्स्ट चेस्ट शेप हम देखते हैं, बैरल शेप आपके पास है, फेनल शेप है एंड पिजन शेप है आपके पास। ये 3 शेप है आपके पास चेस्ट के। आगे हम एक एक को देखते हैं इमेज में। नेक्स्ट ये आप देखिए आपके पास बैरल शेप है। बैरल शेप हमने पढ़ा था कि मीन्स बैरल शेप में आपके पास इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेम होगा। आप इंटीरियर यहाँ से लेकर यहाँ तक लें, सही है, ये आपके पास, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सेम होगा, सही। इंटीरियर पोस्टीरियर आपके पास सेम होगा। बैरल जिस तरह गोल होता है इस तरह आपका चेस्ट भी गोल होगा, इसलिए हम उसको बैरल चेस्ट कहते हैं। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसफर डायमीटर आर इक्वल। इंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसफर डायमीटर आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। इट्स अगर इन इम्फाइसीमा, ये कॉमनली इम्फाइसीमा पेशेंट में होता है। अगर आपने बैरल शेप चेस्ट देखा तो इट्स मीन्स आप सोच लो कि शायद ये इम्फाइसीमा पेशेंट हो। फिर पिजन चेस्ट शेप आपके पास है, आल्सो कॉल्ड पेक्टस क्रेनेटम। पेक्टस क्रेनेटम भी इसको हम कह सकते हैं। ये आप लोगों को MCQ में आ सकता है कि पेक्टस क्रेनेटम में क्या होता है और उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं। देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज इज चाइल्डहुड। उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है चाइल्डहुड में आल्सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ रिकेट डिजीज़। ये रिकेट डिजीज़ की वजह से भी आपके पास होता है, जिस तरह इमेज में आप लोगों के पास है। पिजन के जिस तरह चेस्ट आगे की तरफ होता है, इसमें भी आपके पास आगे की तरफ चेस्ट निकला होता है। नेक्स्ट फ्यूनल चेस्ट, सही, उसको हम पेक्टस एक्सकेवेटम भी कहते हैं। पेक्टस एक्सकेवेटम भी हम कह सकते हैं। मीन्स ये आपके पास क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, जिस तरह इमेज में आप बोलते हैं अंदर की तरफ है। चेस्ट बाहर की तरफ होगा तो उसको हम पिजन कहते हैं, अंदर की तरफ होगा उसको हम एक्सकेवेटम कहते हैं। हाँ, डिप्रेस ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम। लोअर पोर्शन ऑफ स्टर्नम आपके पास अंदर की तरफ चला जाता है। सीवियर फॉर इंटरफेरेंस
विथ कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन। ये क्या करता है, कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन को आपके पास इंटरफेयर कर सकता है, कंप्लायंस के पास के हार्ट डैमेज कर सकता है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, और कार्डिक आउटपुट आप इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो सकता है। अब आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हार्ट किसकी वजह से डैमेज होता है या कार्डिक आउटपुट कौन सी चेस्ट शेप में आपके पास इफेक्ट हो सकता है, इंटरफेयर हो सकते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट, पल्पेशन आपके पास आया। पल्पेशन आपके पास एक्सपेंशन चेस्ट वाल आपके पास है, फिर क्रेपिटस आपके पास है, कंसोलिडेशंस में आपके पास क्रेपिटस आपके पास होंगे, एंड ट्रेकिया पोजीशन और टेंडरनेस आपके पास है, टेक्टाइल फ्रेमाइटिस आपके पास है। तो उसमें आपके पास एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वॉल हम एक्सपेंड करते हैं कि कितना ये एक्सपेंड होता है कि नहीं होता है। जब आपके पास स्टफ होता है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, फिर उसमें एक्सपेंशन उस तरह नहीं होती है, कॉमन जिस पे पेशेंट होता है। क्रेपिटस आपके पास कंसोलिडेशन में आपके पास क्रेपिटस होगी आपके पास, ये आपके पास एक साउंड होती है, जब हम उसको टच करते हैं उस टच की वजह से उसके साउंड आपको फील होगी। और टेक्टाइल पोजीशन एंड टेंडरनेस एंड टेक्टाइल फ्रेमाइटिस आगे हम पढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वॉल आपके पास क्या है, आप प्लेस योर हैंड्स ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट वॉल विथ योर थम्स टच टू ईच अदर एट द सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज। जो आपके पास कॉस्टल कार्टिलेज है 1 एंड सेकंड पे आप लोग क्या करो, टर्म रखो मरीज़ के, और उसके चेस्ट पे आप लोग दोनों टर्म को इस तरह मिलाओ, जिस तरह टर्म को मैंने मिला इस तरह आप लोगों के चेस्ट के ऊपर इस तरह टर्म रखो। अब आपने टर्म इस तरह के, एज द पेशेंट इनहेल डीपली वॉच योर हैंड। जिस तरह मरीज़ इनहेल करता है, सांस लेता है, आप अपने फिंगर्स को देखो, आपने दोनों फिंगर इस तरह एक साथ रखे हैं, तो आप अपनी फिंगर को क्या कर लो, उसको आप वॉच कर लो। दे शुड सेपरेट सिमल्टेनियसली एंड इक्वली थ्रू अ डिस्टेंस सेवरल सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टर्नम। ये क्या होंगे, सेपरेट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से अलग होंगे। रिपीट द मेजरमेंट एट द 5th इंटरकास्टल स्पेस। इस तरह आप लोग क्या करो, सेकंड पे कर लो, फिर 5th पे कर लो। द सेम मेजरमेंट मे बी मेड ऑन द बैक ऑफ द चेस्ट नियर द टीथ रिब्स। फिर क्या करो आप, सेम मेजरमेंट, उस तरह मेजरमेंट आप क्या कर लो, बैक ऑफ द चेस्ट नियर द 10th रिब पे भी कर लो। उसके बाद आपके पास द पेशेंट चेस्ट में एक्सपेंड एसाइमेट्रिकली इफ ही हैज़ प्लूरल एफ्यूजन एटेलेक्टेसिस नमूनिया एंड न्यूमोथोरिक्स। पेशेंट की आपके पास एक्सपेंशन एसाइमेट्रिकली होगी। एसाइमेट्रिकल, साइमेट्रिकल मीन सेम होगी, एसाइमेट्रिकल मीन सेम नहीं होगी। अगर मरीज़ को क्या हो, नमूनिया हो, मरीज़ को एटेलेक्टेसिस हो या न्यूमोथोरिक्स हो। अगर मरीज़ को आपके पास ये डिजीज़ हो तो फिर ये आपके पास सेम नहीं होगी। तो इसलिए इस तरह मरीज़ में हम देखते हैं। आप नेक्स्ट इमेज में आप लोगों को दिखाई देते हैं, देख लो। पहले आपने क्या करना है, इस तरह फिंगर को इस तरह रखो, सही। वो जब सांस लेता है तो उसके फिंगर क्या होंगे, उसमें बीच में स्पेस होगा। नेक्स्ट, हाँ, चेस्ट वॉल साइमेट्रिकली एंड एक्सपेंड। यहाँ पे देखो चेस्ट वॉल साइमेट्रिकली एंड एक्सपेंड है 2.5 सेंटीमीटर। ए साइमेट्रिकली नमूनिया में है, न्यूमोथोरिक्स है आपके पास, प्लूरल एफ्यूजन है या एटेलेक्टेसिस है। 4 डिजीज़ आपके पास है। एमसीक्यूज में आ सकता है, फिर ये मत कहना कि क्लिनिकल से एमसीक्यूज आए थे सर, क्लिनिकल में हमने ड्यूटी नहीं की थी। एमसीक्यूज आप लोग आएंगे कि आप नर्स हो, न्यूली नर्स हो, आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे थे। जब आप ड्यूटी कर रहे थे तो उस टाइम आपको मरीज़ की चेस्ट वॉल की एक्सपेंशन आप देख रहे थे, कौन कौन से डिजीज़ है आपके पास नीचे दिए गए, उसमें चेस्ट एक्सपेंशन इफेक्ट होगा। तो ये आपके पास डिजीज़ है, इसमें आपके पास क्या होता है, इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, टेक्टाइल और वोकल फ्रेमेटस, सही। ये हमारे पास एक टेस्ट है। आज द पेशेंट टू फोल्ड हिज आर्म अक्रॉस द चेस्ट। मरीज़ को हम कहें कि अपने हाथ को इस तरह क्रॉस कर लो, अक्रॉस द चेस्ट, अपने दोनों हाथ को कर लो। द मोमेंट शिफ्ट द स्केपुला आउट ऑफ द वे। मोमेंट क्या होगा, स्केपुला के दोनों हाथ पे आपने क्या करना है, अपने हाथों को उसने रखना है। जब आप उस इस तरह वो कर लेगा तो उसकी स्केपुला क्या करेंगे, ये स्पेस आपको ज़्यादा होगा। स्केपुला इस तरह है, जब इस तरह होंगे तो आपको पीछे ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा स्पेस आप लोगों को मिलेगा। लाइटली प्लेस योर ओपन palms with both side of the patient back as show without touching his back with your finger। आपने क्या करना है, जिस मरीज के बैक साइड पे इस तरह हाथ रखना है, जो फिंगर आपके पास है वो उसको टच ना करे। फिंगर इस तरह होंगे, हाथ आपने इस तरह रखना है, जिस तरह इमेज में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देते हैं कि जैसा आपने पाम रखना है, फिंगर नहीं टच करने, फिंगर टच नहीं करने। आस्क द पेशेंट टू रिपीट द फ्रेज। अब मरीज़ को आप कुछ कहोगे, मरीज़ को आप बताओ, उसको आप रिपीट कर लो। मरीज़ को आपने बताया 99, मरीज़ स्लोली कहेगा 99। अच्छा, लाउड इनफ टू प्रोड्यूस पल्पेबल वाइब्रेशन। अगर आपने मरीज़ के
ब्रेक पे आप इस तरह हाथ रखा, मरीज़ को आपने कहा कि 99 बोलो, मरीज़ ने 99 बोला, तो यहाँ उसके साथ आपके हाथ के नीचे वाइब्रेशन फील होती है या नहीं होती है। आपने जस्ट यही ऑब्जर्व करना है, यही पल्पेट करना है कि क्या आपको वाइब्रेशन फील होती है आपके पाम में या वाइब्रेशन फील नहीं होती है। Then palpate the front of the chest, the same hand position, vibrate that feel more intention on one side than the other, indicate tissue consolidations. Lower or absent vibration may indicate emphysema, pneumothorax or pulmonary effusion. अगर एक साइड पे आपको फील होता है, दूसरी साइड पे फील नहीं तो कंसोलिडेशंस होगा, सही है। अगर आपको वहाँ पे कोई वाइब्रेशन आपके पास कम होगा या आपके पास वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं हो तो उसको हम एम्फाइसीमा, न्यूमोथोरैक्स एंड प्लूरल इफ्यूजन में हम उसको कह सकते हैं। ईयर जब जमा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, टेक्टाइल फ्रेमाइटिस आपके पास है, डिसऑर्डर्स के एम्फाइसीमा आपके पास है, अस्थमा आपके पास है, पल्पेट हम करते हैं तो डिक्रीज फ्रेमाइटिस, डिक्रीज फ्रेमाइटिस, अस्थमा एम्फाइसीमा में ये आपके पास डिक्रीज होगा, न्यूमोथोरैक्स एंड एटेलेक्टेसिस में आपके पास एब्सेंट होगा, न्यूमोथोरैक्स में आपके पास डिक्रीज होगा, कंसोलिडेशन इंक्रीज फ्रेमाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन डिक्रीज फ्रेमाइटिस, उसमें आपके पास ये डिक्रीज। ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है, इससे आप लोगों को एमसीक्यूज वो बना सकते हैं, एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। नेक्स्ट परकशन पे आ जाते हैं। Striking or tappings a part of the body and listening to the sound it marks to determine it underlying tissue is hollow, fields with fluids, air or solid materials. Thoracic percussion patient should be in sitting position for posterior chest percussions and lying spine for interior chest percussion. Tape to start at shoulders, compare right and left. आपने क्या करना है, परकस करना है। परकशन हम किसको कहते हैं कि आपने एक हाथ को रखना है, उसके ऊपर आपने टेप करना है और उसको आपने दोनों साथ कंपेयर करना है। आप लोगों को पता है कि आपके पास सॉलिड टिश्यू होंगे, आपके पास किस तरह साउंड आता है, बूंस के ऊपर किस तरह साउंड आता है, वाटर के ऊपर किस तरह साउंड आता है, तो ये आपके पास साउंड को आपने क्या करना है, दोनों साइड पर आपने कंपेयर करनी है। नेक्स्ट अप साइड एंड सीक्वेंस आपके पास क्या है, इंटीरियर का क्या है, पोस्टीरियर का क्या है। आपने अब यहाँ पे आप इंटीरियर, यहाँ आप लोगों ने सेकंड इंटरकास्टल से स्टार्ट करना है, यहाँ इस साइड पे आना है, इस तरह इस सीक्वेंस में आप लोगों ने स्टार्ट करना है और इसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर आपने एपेक्स से स्टार्ट करना है, एपेक्स आप लोग चेस्ट से स्टार्ट करना है, फिर इस सीक्वेंस में आप लोगों ने जाना है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। नेक्स्ट मेथड्स आपके पास क्या है, अब फ्लेक्सीमीटर आपके पास है, डिस्टल एंटर फिलेंजीज जॉइंट्स ऑफ लेफ्ट मिडल फिंगर। आपने क्या करना है, लेफ्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर है आपके पास, लेफ्ट हैंड का आपने यहाँ पे रखना है, सही, लेफ्ट हैंड को आपने उसके चेस्ट पे इस तरह रखना है और नेक्स्ट हैंड के पास आपने क्या करना है, राइट हैंड के साथ आपने उसको क्या करना है, टेप करना है। एक उंगली से भी कर सकते हो, दो से भी आप टेप कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप उसको टेप करते हो। राइट मिडल फिंगर के साथ आप टेप करते हो, सही। अप टू डाउन्स, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, अप टू डाउन और इंटीरियर टू पोस्टीरियर, फ्रंट से बैक साइड पे भी कर सकते हैं और अप टू डाउन भी हम उसको कर सकते हैं। आप पोस्टीरियर ऑफ द फेरिक्स फिंगर, ये आप लोग इमेज में देख सकते हो, सही। पोजीशन ऑफ द फ्लेक्सीमीटर्स एंड फ्लेक्सीवाइल परकशन, इस पोजीशन को आप लोग देख लो, ये आपके पास पोजीशन है, इस जगह पे हम ये फिंगर इस तरह रखा तो ये स्पेस नहीं है, इधर हम उसको क्या करें, परकस करते हैं, इसी पे हम मार देते हैं। तो ये आप लोगों को आसमी में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे हम मारते हैं और कौन सा पोजीशन है। नेक्स्ट परकशन साउंड आपके पास है, ये एमसीक्यू में आप लोगों को आ सकते हैं। रेजोनेंस साउंड आपके पास हुआ वो नॉर्मल चेस्ट, रेजोनेंस साउंड आपके पास नॉर्मल चेस्ट पे होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि नॉर्मल चेस्ट पे आपके पास कौन सा साउंड है, तो रेजोनेंस साउंड आपके पास है। हाइपर रेजोनेंस आपके पास तब होगा जब टू मच ईयर आपके पास होगा, ईयर ज़्यादा होगा, वो आपके पास न्यूमोथोरैक्स या इम्फाइसीमा और न्यूमोथोरैक्स में इसमें आपके लंग्स के अंदर ईयर ज़्यादा जमा हुए, और हीमोथोरैक्स आपके पास है तो इसमें थोरैक्स के अंदर आपके पास ब्लड जमा हुआ है, उसको हम हीमोथोरैक्स पर कह सकते हैं। टेम्फेनिक आपके पास होगा, हलो ऑर्गन आपके पास होगा, एम्प्टी स्टमक आपके पास होगा, फ्लैटनेस आपके पास हो, ओवर बोन्स एंड मसल आपके पास होगा, डलनेस ओवर ब्रेस्ट टिश्यू, हार्ट, लीवर्स एंड प्लूरल इफ्यूजन एंड ट्यूमर्स। उसके बाद ऊपर आपके पास डल होगा। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि आप एक मरीज़ के पास गए, उस मरीज़ का आप असेसमेंट कर रहे थे, वहाँ पे उसका एक ट्यूमर था, तो आपने जब वहाँ पे परकस किया तो आपको कौन सा साउंड आएगा, टेम्फेनिक आएगा, हाइपर रेजोनेंट आएगा, डल आएगा या रेजोनेंट आएगा, तो फिर आप कंफ्यूज होते, तो इसलिए इस स्लाइड को आप लोगों ने याद रखना है, इस स्लाइड को आप लोगों ने रट्टा करना है, सही। अच्छा, डायफ्रामेटिकल एक्सक्लूशन आपके पास क्या है,
आस्क द पेशेंट टू एक्सहेल, मरीज़ को आपने कहा है कि आप सांस निकालो। आस्क द पेशेंट टू एक्सहेल, मरीज़ को आपने कहना है कि सांस निकालो। परकस द बैक ऑन द साइड ऑफ लोकेटेड द अपर एज ऑफ द डायफ्राम्स द पॉइंट एट विच नॉर्मल लंग रेजोनेंस चेंज टू डल। फिर आपने क्या करना है, परकस करना है कि मरीज़ की नॉर्मल रेजोनेंस जो है वहाँ से डल में चेंज हो जाए। मीन्स जहाँ पे आपके पास रेजोनेंस ख़त्म हुआ तो इट्स मीन्स वहाँ से लंग्स ख़त्म हुआ, वहाँ से लंग्स ख़त्म हुआ, नीचे आपके पास कोई मसल या सॉलिड ऑर्गन आपके पास स्टार्ट हो गया। यूज़ अ पेन टू मार्क द स्पॉट इंडिकेशन द पोजीशन ऑफ द डायफ्राम एट फुल एक्सपेंशन ऑन द साइड ऑफ द बैक। आपने क्या करना है, फुल एक्सपेंशन आपने करना है, उस साइड पे आपने मार्क करना है। वॉशेबल मार्कर आपके पास होनी चाहिए, उस पर आपने क्या करना है, मार्क करना है। जब मरीज़ आपके पास सांस लेता है, सही है, तो आपने उसको मार्क करना है। जब मरीज़ आपके पास सांस निकालते हैं फिर भी आपने मार्क करना है। दोनों एग्जामिनेशन में हम करते हैं। दोबारा आपने मरीज से पूछना, आस्क द पेशेंट टू इनहेल एज डीपली एज पॉसिबल, जितना डीपली वो सांस ले सकता है उतना डीपली वो सांस ले लें। परकस द बैक व्हेन द पेशेंट हैज़ ब्रीथ इन फुल until you located the diaphragm. Use the pen to mark this spot as well. Repeat on the opposite side of the backs. Use a ruler tapes. Measure, determine the distance between the pen mark. The distance normally is 1.5 to 2 or 3 to 5 centimeter. Should be equal on both right and left side. अच्छा, सैंपल आप लोगों को मैं बताऊं इस पूरे स्लाइड का क्या मतलब है। मरीज़ को आप कहो कि आप सांस निकालो, मरीज़ सांस निकालते तो आप परकशन स्टार्ट करो। जब परकशन आपने किया, जहाँ से आपके पास रेजोनेंस से आपके पास डल तक साउंड जाता है तो उस तक आपने मार्क करना है। फिर आपने मरीज़ को कहना आप लंबा सांस ले लो और होल्ड करो। मरीज़ लंबा सांस लेता है, होल्ड करता है, फिर आप परकस करो कि कहाँ तक जाता है। तो आपने दोनों जगह पे मार्क करनी है। अब फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है हमारे पास, इसकी मैंने एक मार्क इधर की जब उसने सांस निकाला, दूसरा मार्क उसने लंबा सांस ली तो एक मार्क मैंने इधर की। फिर रूलर में उठाऊंगा, इधर से लेकर इधर तक मैं उसको मेजर करूँगा। जब इधर से लेकर उधर तक मैं मेजर करूँगा वो नॉर्मल मेरे पास 3 to 5 सेंटीमीटर होगा। अगर इससे ज़्यादा होता है, कम होता है, तो इसमें मरीज़ में क्या है, मसला है। ये देख लो आपके पास इमेज में क्लियर है। परकस हम करते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट इधर उसने किया, जब उसने एक्सेल किया था, जब इनहेल किया इधर तक आया तो इसमें 1.5 सेंटीमीटर आया। हमने कहा तो कि ये आपके पास नॉर्मल कितना है, 2 to 5। हाँ 2 to 5 नॉर्मल है जी। नेक्स्ट स्किल लैब में आप समझोगे ना। अब इसमें समझने की क्या बात है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप सांस निकालो, सांस निकाला आप टेप कर लो, जहाँ पे रेजोनेंस से डल में जाएगा तो उधर आप डार्ट लगाओ, डार्ट लगाया आपने। फिर मैं आपको कि सांस ले लो, जब सांस आपने ले लिया फिर आप परकशन स्टार्ट करो। जहाँ पे रेजोनेंस खत्म हुआ तो उधर निशान लगाओ, इधर आपसे निकाला था इधर लगा, तो इसके बीच में आप काउंट कर लो। नेक्स्ट अस्कल्टेशंस, listening of the body sounds with or without stethoscope. Ask the patient to breathe in and out slowly and deeply through the mouth to assess airflow in the bronchial tree. आपने क्या करना है कि मरीज़ की अस्कल्टेशन आप साउंड आप सुनते हो। कुछ मरीज़ में इस तरह हो सकता है कि उसका चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो वी साउंड हो, क्रिकेट साउंड हो, हम बाहर से भी सुन सकते हैं। लेकिन कुछ में इस तरह होता है कि हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, उस पर हम सुन सकते हैं। लेकिन साउंड सुनने के लिए हमारे पास क्वाइट इन्वायरमेंट चाहिए ताकि हम आवाज़ सुन ले उसमें। प्रोसीजर आपके पास क्या है, यूज़ डायफ्राम ऑफ द स्ट्रेथ। डायफ्राम ऑफ स्ट्रेथ हम यूज़ करेंगे सुपीरियर टू इन्फीरियर, सुपीरियर टू इन्फीरियर हम आएंगे, सुपीरियर टू इन्फीरियर। हमेशा आप लोगों ने सुपीरियर, इधर से आपने नीचे जाना है, नीचे से ऊपर नहीं आना है। अच्छा, कंपेयर लेफ्ट टू राइट, राइट एंड लेफ्ट साइड आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। आस्क ऑफ एरिया ऑफ अस्कल्टेशंस इंटीरियरली, लेटरली एंड पोस्टीरियरली। ये आपके पास एरिया है, इंटीरियरली आपके पास है, पोस्टीरियरली आपके पास है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले हम 1 जहाँ पे लिखते हैं, पहले हम इसको करते हैं, दूसरा, दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इस तरह हमारे पास पोस्टीरियरली साइड पे। यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मल ब्रीथ साउंड आपके पास है, ट्रीकिया क्या है, ब्रोंकियल का है, ट्रीकिया क्या है, ब्रोंकियल का है, ब्रोंकियोवास्कुलर का है आपके पास, एंड वेसल्स का है। अब ट्रीकिया के आपके पास के हार्श एंड हाई पिच साउंड क्वालिटी आपके पास होगी, लो एंड हाई पिच साउंड आपकी मीडियम एंड लाउडनेस एंड पिच होगी, लो एंड स्लो सॉफ्ट एंड लो पिच साउंड आपके पास होगी। आई का मतलब है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, रेशियो इसमें सेम होगी, इसमें इंस्पायरेशन में ज़्यादा होगी, एक्सपायरेशन में आपके पास ज़्यादा होगी, इंस्पायरेशन में कम होगी, इसमें भी इक्वल होगी। इसमें आपके पास इंस्पायरेशन में ज़्यादा होगी, एक्सपायरेशन में आपके पास कम होगी।
और अबाउट द सुप्राक्लेविकल्स नोच ओवर द ट्रिके, यहाँ पे जो ग्रीन डॉट आपको लगा हुआ है इधर हम उसको पल्पेट करते हैं। ये आपके पास जस्ट अबाउट द क्लेविकल ऑन ईच साइड एंड स्टर्नम ओवर द मेडिस्टेम, स्टर्नम की इस दोनों साइड पे हम इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट टू द स्टर्नम बिटवीन द स्केपुला, नेक्स्ट टू द स्टर्नम बिटवीन द स्केपुला, ये स्केपुला की बैक साइड पे, ये फ्रंट साइड पे, इधर हम दोनों साइड पे हम इसको चेक कर सकते हैं। रिमेंबर ऑफ द लंग्स, लंग्स को आपने रिमेंबर करना है कि किस तरह होते हैं। एक बात याद रखें, जो आपके पास राइट साइड लंग्स है उसमें आपके पास बैक साइड पे आपके पास 2 लंग्स को हम पल्पेट कर सकते हैं, 3 लंग्स को हम पल्पेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये आप लोग देख लो कि आपके पास ये लोकेशन से है, उसके हिसाब से आप स्कल्टेट हम करते हैं स्किल लैब में, ये हम कर लेंगे प्रैक्टिकली। नेक्स्ट ये भी हम स्किल लैब में कर लेंगे। आपके पास साउंड, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, सही है। इस 3 टर्म में हम डिफरेंट वर्ड्स बोलते हैं और उसके हिसाब से हम फिर वाइब्रेशन हम चेक करते हैं, जिस तरह हमने पहले किया था, सही। उसमें आपके पास ब्रांकोफोनी में आपके पास क्या है, म्यूफिल्ड्स, नॉर्मल्स, लाउड, कंसोलिडेशन आपके पास होगा 99 हम बोलेंगे, 99 वो बोलेगा और आप स्ट्रेट से उसको सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो। दूसरे में आपके पास नॉर्मल कंसोलिडेशन आपके पास, उसमें आप ई एंड ए बोलते हो, आप बाहर वो ई बोलेगा आपको ए फील होगा, आप जब स्ट्रेट से सुनते हो आपको ए सुनेगा। और तीसरे में आपके पास 1 2 3 बोले तो आपके पास 1 2 3 आपके पास होगा, विश पर आपके पास होगा, वो कान के उसमें बोलते हो, वो स्लोली बोलता है। तो ये आपके पास एक टेस्ट है, इसके लिए भी हम प्रैक्टिकली कर लेंगे। एबनॉर्मल साउंड आपके पास क्या है, स्ट्रेडर आपके पास है, रॉन्ग की है आपके पास, वीज है, क्रिकल्स है एंड प्लूरल फ्रैक्शन रेप्स है, सही है। तो ये आपके पास एबनॉर्मल साउंड है। ये एबनॉर्मल साउंड आपके पास जो है ये हम प्रैक्टिकली कर लेंगे। इसको आप लोगों ने जस्ट इतना समझना है कि इसमें हाई पिच कितना होता है, सीओपीडी में कौन सा होता है, अस्थमा में कौन सा होता है। तो ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है कि प्लूरल इन्फ्लेमेशन होगा तो उसमें कौन सा साउंड होगा, तो ये आपको जस्ट समझना है। उसके बाद आपके पास डिसऑर्डर आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कौन कौन से, टॉन्सिलाइटिस आपके पास है, फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्यूमर, ये आपके पास डिफरेंट डिजीज़ है आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। फिर डिसऑर्डर आपके पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ आपके पास है, सीओपीडी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड एयरवे कंडक्टिव सिस्टम आपके पास है। फिर रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ आपके पास है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ आपके पास है। इनको भी आप लोगों ने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों ने एशियन में आप लोगों ने पढ़ा है। एटेलेक्ट्रेसिस क्या है, नमूने क्या है, प्लूरल रेफ्यूजन, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ARDS, नमूनिया, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड लंग्स कैंसर, ये आप लोगों ने डिजीज़ पढ़े। एक दफ़ा आप लोग फिर इसको रिवाइज कर लो। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉर्मल एंड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग क्या है आपके पास। अब डॉक्यूमेंटेशन हम किस तरह करेंगे, मरीज़ का आपने क्या किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसका जस्ट हम डॉक्यूमेंट करते हैं। पेशेंट्स डिनाइज कफ, चेस्ट पेन्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिनाइज पास्ट और करंट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड डिजीज़। पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया कि उसको कोई कफ वगैरह कुछ भी नहीं है, ना उसको पास्ट हिस्ट्री कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक का है। साइमेट्रिकली इंटीरियर पोस्टीरियर तो उसका सेम है, सेम मतलब कोई उसको इशू नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट उसका 16 ब्रीथ पर मिनट है। अनलेबर मीन्स उसको लेबर ब्रीथिंग हम उसको कहते हैं कि जब वो आपने एसिसरी मसल यूज़ करते हैं, लेकिन उसने कभी भी एसिसरी मसल यूज़ नहीं किया तो आपके पास अनलेबर आपके पास है। रेगुलर है एंड इनएडिक्वेबल है थ्रू द नोज, नो retractions, accessory muscle use और नेज़ल फ्लेयरिंग्स, कोई नेज़ल फ्लेयरिंग वगैरह नहीं थे। नेज़ल फ्लेयरिंग मीन्स इसका जो नेज़ल का जो पिन है ये मूवमेंट करता है जब वो सांस लेता है, लेकिन इसमें कोई वो मूवमेंट वगैरह नहीं कर रहा था। चेस्ट राइज एंड फॉल इक्वली बायलेटरली, स्किन इज पिंक वार्म्स एंड ड्राई। अब स्किन उसका बिल्कुल पिंक है, वार्म है, ड्राई है और इक्वली वो बायलेटरली सेम मूवमेंट करता है। नो क्रेपिटस, कोई क्रेपिटस नहीं। क्रेपिटस हमारे पास कंसोलिडेशन में होती है, लेकिन यहाँ पे कोई क्रेपिटस आपके पास नहीं है। मास नहीं है। टेंडरनेस मीन्स पेन वे टच हम करते हैं तो पेन होता है, इसमें कोई पेन नहीं है। और पल्पेशन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर को हम पल्पेट किया। लंग साउंड क्लियरली बायलेटरली इन ऑल द लोब्स, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लंग साउंड उसकी क्लियर है, बायलेटरल है, इंटीरियर पोस्टीरियर। नो एडवेंटेज साउंड, नो एडिशनल साउंड, कोई एडिशनल साउंड उसको नहीं। SpO2 सैचुरेशन उसके पास 99% है। एक रूम ईयर है आपके पास है। इसके नीचे के वीडियो के लिंक है, उस वीडियो को आप लोग देख लो तो आप लोगों को फिजिकल एग्जामिनेशन की समझ आ जाएगी।